हाँ जी, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी महासागर में। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें आज के वीडियो से संबंधित आज का पहला प्रश्न है। 81 नंबर जो प्रश्न है, ये पहला प्रश्न है। इसमें दिया हुआ है कि काव्यम यशस्य अर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतर क्षतिये काव्य प्रयोजन विषयक उपयुक्त कथन किस आचार्य के? यानी ये जो प्रश्न है वो काव्य प्रयोजन से संबंधित है और ये जो परिभाषा है ये किस आचार्य की है। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये परिभाषा है वो इतनी इम्पोर्टेंट है कि ये अब तक के जितने भी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हुए हैं इनमें ये प्रश्न है वो पूछा गया है, ये परिभाषा पूछी गई है। तो ये परिभाषा किसकी है, इसका हमें ध्यान रखना है। क्या आचार्य दंडी है, क्या मम्मट है, क्या विश्वनाथ है या आचार्य भामा है? तो इनके जो इस परिभाषा के जो आचार्य माने गए हैं वो आचार्य मम्मट माने गए हैं। कौन माने गए हैं? आचार्य मम्मट माने गए हैं। काव्य प्रयोजन के संदर्भ में ये बात है वो आचार्य मम्मट कहते हैं और ये सर्वाधिक मान्य मत भी माना जाता है। इसी संदर्भ में अगर काव्य प्रयोजन के संदर्भ में अगर हम दूसरे जो आचार्य हैं उनकी बात करें तो आचार्य जो भामा है, भामा की एक परिभाषा बहुत प्रसिद्ध है। वो कहते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष और कलाओं में, धर्म अर्थ काम मोक्ष और कलाओं में दक्षता एवं प्रीति ही काव्य प्रयोजन है। दक्षता एवं प्रीति ही काव्य प्रयोजन है। कौन कहते हैं? आचार्य भामह कहते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष कलाओं में दक्षता एवं प्रीति काव्य के प्रयोजन है। इसको अगर हम ऐसे देखें कि धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षणम कलासु चे प्रीति करोति कीर्ति चे साधु काव्य निबंधनम। तो ये आचार्य भामह की परिभाषा मानी गई है काव्य प्रयोजन के संदर्भ में। इसी संदर्भ में अगर हम बात करें तो आचार्य जो वामन हुए हैं, आचार्य जो वामन हुए हैं उन्होंने काव्य संदर्भ के संबंधित कहा है कि काव्यम काव्यम सद दृष्टा दृष्टार्थ दृष्टार्थ प्रीति कीर्ति प्रीति कीर्ति हेतु त्वात्। ये वामन ने कहा है, आचार्य वामन ने काव्य प्रयोजन के संदर्भ में कहा है कि काव्यम सद दृष्टा दृष्टार्थ प्रीति कीर्ति हेतु त्वात्। और अगर आचार्य भरतमुनि की बात करें काव्य प्रयोजन के संदर्भ में तो भरतमुनि कहते हैं कि धर्म यशस्यम आयुष्यम हित बुद्धि विवर्धनम। ये भरतमुनि है वो काव्य प्रयोजन के संदर्भ में बात करते हैं। उसके अलावा अगर काव्य प्रयोजन की और अगर बात करें तो काव्य प्रयोजन के संदर्भ में मम्मट जो हुए थे आचार्य, देखिए काव्य प्रयोजन में मम्मट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो मम्मट की जो परिभाषा है वो ध्यान रखनी है और एक ये चीज़ ध्यान रखनी है कि काव्य प्रयोजन के संदर्भ में मम्मट ने कितने काव्य प्रयोजन माने हैं। तो काव्य प्रयोजन के संदर्भ में मम्मट ने 6 प्रयोजन माने हैं, 6 काव्य के प्रयोजन माने हैं। तो वो जो 6 है वो कौन कौन से हैं? पहला जो है वो है यश की प्राप्ति। क्या है? यश की प्राप्ति। दूसरा है अर्थ की प्राप्ति। तीसरा है व्यवहार ज्ञान, व्यवहार ज्ञान। यश प्राप्ति, अर्थ की प्राप्ति, व्यवहार ज्ञान। उसके बाद में चौथा जो है उसको बोलते हैं शिवेतर क्षत्रिय, शिवेतर क्षत्रिय। अर्थात इसका अगर हिंदी अर्थ देखें तो जो होता है वो है लोकहित या अमंगलकारी, अमंगल का नाश, अमंगलकारी नहीं, अमंगल का नाश या लोक कल्याण, लोगों के कल्याण के लिए जो काव्य लिखा जाता है उसका तात्पर्य है शिवेतर क्षत्रिय। और उसके अलावा पांचवा जो इन्होंने काव्य का प्रयोजन माना था उसको बोलते हैं सद्य पर
निवृत्त्य, सद्य पर निवृत्त्य, जिसको बोलते हैं हम आत्म शांति। क्या कहते हैं? आत्म शांति या आनंदोपलब्धि, आनंदोपलब्धि। और इसी को उन्होंने काव्य का मूल उद्देश्य माना है, ये ध्यान रखना है। सद्य पर निवृत्त्य जो है काव्य का जो पांचवा प्रयोजन है, इसी को आचार्य मम्मट ने काव्य का मूल उद्देश्य माना है। काव्य का मूल उद्देश्य इसी को माना है और इसे भामा ने प्रीति कहा है। भामा ने क्या कहा है? प्रीति। ठीक है। और अंत में जो छठा काव्य प्रयोजन उन्होंने माना है, उसको बोलते हैं कांता सम्मित उपदेश। कांता सम्मित उपदेश। तो ये जो छह मैंने काव्य प्रयोजन बताए हैं, एक प्रश्न अब तक के स्कूल व्याख्याता की जो भर्ती हुई है, उसमें एक प्रश्न अब तक यहाँ से पूछा है, प्रयोजन जो छह है इसमें से पूछा है, और दो प्रश्न है वो इस परिभाषा से संबंधित है, वो प्रश्न पूछे हैं। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। काव्य प्रयोजन के संदर्भ में मम्मट है वो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आचार्य माने जाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आचार्य मम्मट, विकल्प नंबर 2। चलिए अगला जो प्रश्न है उसमें दिया हुआ है कि रस विषयक कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है, तो वो हमें बताना है। आचार्य भरत ने नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या 8 मानी है। उसके बाद में नाट्य शास्त्र में संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। अगला जो विकल्प है, आचार्य भरत ने 8 प्रकार के सात्विक भावों का उल्लेख किया है। और चौथा विकल्प है कि करुण रस का उल्लेख नाट्य शास्त्र में नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर बहुत ज़्यादा आसान प्रश्न है। इस देखिए सही नहीं है और बड़े बड़े विकल्प देना मैं समझता हूँ बहुत आसान कर देते हैं प्रश्न को। तो अगर हम इसके संदर्भ में थोड़ा भी अगर पढ़ते हैं तो आचार्य जो भरत मुनि है उन्होंने नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या 8 मानी है। बिल्कुल रसों की संख्या उन्होंने 8 मानी है भरत मुनि ने, जिसमें श्रृंगार, हास्य, रौद्र, करुण, विभत्स, भयानक, वीर, अद्भुत, वात्सल्य, वो तो सारे वात्सल्य, भक्ति वो तो अलग हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने जो माने थे अद्भुत तक माने थे। तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या बिल्कुल 8 मानी है। नाट्य शास्त्र में संसारी भावों की संख्या 33 है। बिल्कुल नाट्य शास्त्र में संसारी भाव जो है उनकी संख्या है वो 33 मानी गई है। ये विकल्प है कि आचार्य भरत ने 8 प्रकार के सात्विक भावों का उल्लेख किया है। तो बिल्कुल सात्विक जो भाव थे उन्होंने 8 प्रकार माने हैं। कैसे माने कि एक प्रकार आता है अनुभाव का। अनुभाव के 4 भेद होते हैं। अनुभाव के 4 भेद होते हैं। एक तो होता है आपके कायिक, दूसरा होता है वाचिक, और तीसरा होता है सात्विक, और चौथा होता है आपके आहार्य। आहार्य। तो ये जो अनुभाव के 4 भेद हैं, कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य, इनमें जो सात्विक है, इन सात्विक को भरत मुनि ने 8 प्रकार माना है। सात्विक को भरत मुनि ने 8 प्रकार कौन कौन से माने हैं? अगर हम देखें विषय एक ट्रिक के माध्यम से, जैसा कि मैंने पीछे के वीडियो में बताया था, तो एक छोटी सी ट्रिक है कि 3 स ने 2 व पर आरोप लगाया। क्या लगाया? आरोप लगाया। तीन स ने 2 व पर एक आरोप लगाया। एक भी आप यहाँ बीच में कर सकते हैं। तो 3 स से क्या हो जाएगा? एक से जो है उस एक स से हो जाएगा स्वर भंग। क्या हो जाएगा? स्वर भंग। दूसरा जो स है उससे क्या हो जाएगा? स्तंभ। तीसरा जो स है उससे हो जाएगा स्वेद, जिसे पसीना बोलते हैं। 3 स ने 2 वे पर, पहला वे हो गया वेपतु, दूसरा वे हो गया वेवर्ण्य, वे वर्ण्य, रंगहीन होना। फिर है आरोप।
आरोप में अ से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐसे अश्रु, अ से अश्रु। रो से रोमांचित, प से प्रलय। ये सात्विक जो आठ सात्विक जो आठ है उनके भेद हमने देखे हैं। चलिए, एक इससे पहले का जो वीडियो है उसमें थोड़ी सी भूल सुधार कर लीजिए। उसमें मैंने दिया था जो स्थायी भाव थे, सॉरी, जो आपके सात्विक भाव थे, सात्विक भाव में एक था प्रलय। प्रलय को मैंने स्तंभ बता दिया था, तो प्रलय का स्तंभ ना होकर के ध्यान रखें, स्तंभ अपने आप में एक अलग सात्विक भाव है और प्रलय भी अपने आप में सात्विक भाव है। प्रलय का मतलब होता है मूर्छित होना, अचेत हो जाना, जबकि स्तंभ का मतलब होता है शरीर का एक जगह रुक जाना। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये हमने देख लिया आचार्य भरत के, भरत जो थे उन्होंने 8 प्रकार के सात्विक भाव है, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, एक नंबर विकल्प वो भी सही है। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा, करुण रस है का उल्लेख नाट्य शास्त्र में नहीं है। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि करुण रस का भरत मुनि ने है वो नाट्य शास्त्र में उल्लेख किया है। देखिए रस कौन कौन से हैं, देख लेते हैं। रस है वो, पहला है श्रृंगार, प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव है, श्रृंगार का स्थायी भाव हो जाएगा रति। दूसरा है हास्य, हास्य का हो जाएगा हास। तीसरा है रौद्र, रौद्र का हो जाएगा क्रोध। चौथा जो है करुण, ये देखो करुण, करुण जो रस है इसका स्थायी भाव हो जाएगा शोक। और उसके बाद में विभत्स, विभत्स जो है इसका जुगुप्सा हो जाएगा, जुगुप्सा हो जाएगा स्थायी भाव। उसके बाद में अगर हम देखें तो भयानक जो है, भयानक रस है, भयानक रस का भय हो जाएगा स्थायी भाव। वीर जो रस है इसका उत्साह है वो स्थायी भाव हो जाएगा, उत्साह स्थायी भाव हो जाएगा। और अद्भुत, अद्भुत है इसका स्थायी भाव हो जाएगा विस्मय। ये भरतमुनि 8 है वो रस माने। उसके अलावा शांत रस जो है उसको नौवां, जो शांत रस को नौवां रस माना था। कहीं कहीं आचार्य मम्मट भी आता है और कहीं कहीं इसका नाम और भी आता है। शांत रस को नौवां रस माना है मम्मट ने। वात्सल्य जो रस है, मम्मट जो शांत है, शांत का स्थायी भाव है निर्वेद। वात्सल्य का स्थायी भाव है रति। ये आगे 10वां रस है और भक्ति जो रस है वो 11वां रस है और इसका स्थायी भाव है ईश्वर विषयक। तो वर्तमान में रसों की संख्या है वो 11 मानी जाती है, ये ध्यान रखनी है। और भरतमुनि ने कितनी मानी थी, 8 मानी थी। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है 83 नंबर प्रश्न। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द है काव्यम, काव्य लक्षण से संबंधित उक्त कथन किस विद्वान का है। तो ये विद्वान भी बहुत प्रसिद्ध माने जाते हैं और ये परिभाषा इनकी बहुत प्रसिद्ध मानी जाती है। कौन हो जाएंगे, पंडित जगन्नाथ, विश्वनाथ, मम्मट और वामन। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, इसका उत्तर हो जाएगा 1 नंबर विकल्प, आचार्य पंडित जगन्नाथ है वो काव्य लक्षण के संदर्भ में ये बात कहते हैं कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द है काव्यम। तो ये परिभाषा भी हर एग्जाम में है वो पूछी जाती है। काव्य लक्षण के संदर्भ में अगर हम दूसरे अगर आचार्यों की बात करें तो आचार्य जो भामा है उनकी परिभाषा भी काफ़ी प्रसिद्ध मानी जाती है। उनकी परिभाषा मानी गई है कि शब्दार्थौ, शब्दार्थौ शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, शब्दार्थों सहितो काव्यम, ये आचार्य भामा की परिभाषा मानी गई है। शब्द और अर्थ से युक्त वाक्य ही काव्य होते हैं, ये चीज़ है वो आचार्य भामा कहते हैं। आचार्य अगर दंडी की बात करें तो दंडी कहते हैं कि शरीरम, शरीरम
तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। दंड है वो किसको दिया जाता है? शरीर को दंड दिया जाता है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। रुद्रट की अगर बात करें तो वो ननु की बात करते हैं। ननु शब्दार्थौ काव्यम। तो एक एक शब्द को पकड़ करके है वो हमें याद रखना है। उसके अलावा गला आज थोड़ा सा खराब है, क्षमा चाहता हूँ, बीच बीच में थोड़ी समस्या हो रही है। उसके अलावा अगर मम्मट की बात करें तो मम्मट ने काव्य लक्षण के संदर्भ में कहा है कि तद दौषो शब्दार्थो सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापी। और इन सब में जो दूसरे नंबर जो महत्वपूर्ण है वो विश्वनाथ है, आचार्य आचार्य विश्वनाथ ने काव्य लक्षण के संदर्भ में कहा है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यह आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा मानी गई है। तो चलिए इसमें अगला विकल्प हो जाएगा पंडित जगन्नाथ। और अगला जो प्रश्न है ये दिया हुआ है ध्वनि सिद्धांत से संबंधित। इसमें ये प्रश्न है कि गलत कौन सा है वो बताना है। काव्य सिद्धांत के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ में मिलता है। ध्वनि सिद्धांत व्याकरण के स्फोटवाद पर आधारित है। विद्वान उस काव्य को ध्वनि कहते हैं जिसमें कथित शब्द और अर्थ अपने को गौण बनाकर व्यंग्यार्थ की अभिव्यक्ति करते हैं। आचार्यों ने ध्वनि काव्य के दो प्रमुख भेद माने हैं, लक्षणामूला और व्यंजनामूला। देखिए ये जो प्रश्न है ये ही प्रश्न घूम घूम करके ऐसे ही विकल्प है वो प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर 4 नंबर विकल्प हो जाएगा। इससे पहले जो एग्जाम पेपर हमने हल किया था उसमें बिल्कुल ऐसा ही विकल्प दिया हुआ था कि ध्वनि काव्य के दो भेद माने गए। बिल्कुल दो भेद माने गए, लेकिन दो भेद ये नहीं है, उसमें भेद है वो अलग है। लक्षणामूला और व्यंजनामूला नहीं है, लक्षणामूला और अभिधामूला है। ध्वनि काव्य के दो भेद है, लक्षणामूला और अभिधामूला काव्य, ये इनके भेद माने गए हैं। चलिए तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। बाकी इसमें ध्वनि शब्द का प्रयोग है वो सर्वप्रथम ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ में मिलता है जो आनंदवर्धन का ग्रंथ है। और ध्वनि सिद्धांत व्याकरण के स्फोटवाद पर आधारित है, ये बात भी बिल्कुल सही है। और इसके बाद में अगर हम बात करें तो काव्य शास्त्र में जो ध्वनि का संबंध है वो व्यंजना शब्द शक्ति से माना गया है। व्यंजना शक्ति से माना गया है। किससे माना गया है? व्यंजना शक्ति से माना गया है। इसके अलावा जैसे ये 4 नंबर जो विकल्प है इसमें दिया है ध्वनि के दो भेद है, बिल्कुल दो भेद है, लक्षणामूला और अभिधामूला इनके भेद माने गए हैं। जो लक्षणामूला जो ध्वनि काव्य है उसको उन्होंने दूसरा नाम दिया है। क्या नाम दिया है लक्षणामूला को? अविवक्षिता वाच्य। अविवक्षिता वाच्य ध्वनि, यह है लक्षणामूला ध्वनि के। और इसके दो भेद हैं। पहला भेद है अर्थांतर संक्रमित और दूसरा है अत्यंत तिरस्कृत लक्षणामूला ध्वनि। तो ये इसके दो भेद हो गए। इनके भी दो दो भेद है। जैसे अभिधामूला जो अभिधामूला ध्वनि है उसको कहते हैं विवक्षिता। विवक्षिता न्य परवाच्य ध्वनि, इसका दूसरा नाम है विवक्षिता। विवक्षिता न्य परवाच्य ध्वनि। और इसके भी दो भेद हैं अभिधामूला ध्वनि के भी। संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि। क्या नाम है? संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि। और दूसरा है असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि। असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि। तो ये अभिधामूला ध्वनि अभिधामूला जो ध्वनि काव्य है उसके भेद है वो दो हमने पढ़े हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें ध्वनि के दो भेद ये माने हमने देख लिए। ध्वनि जो सिद्धांत है आचार्य आनंदवर्धन का माना गया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है।
85 नंबर जो प्रश्न है इसमें दिया हुआ है कि वक्रोक्ति विषय कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है वो हमें देखना है। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार किया है। इस सिद्धांत का प्रमुख ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम है। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के प्रमुख भेद 8 माने हैं और कुंतक औचित्य को वक्रोक्ति का अनिवार्य तत्व मानते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर विकल्प नंबर 3 हो जाएगा। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के 8 भेद नहीं माने, कुंतक ने वक्रोक्ति के 6 भेद माने। कितने भेद माने? 6 भेद माने। कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद माने? 6 भेद माने। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। कुंतक ने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार किया, बिल्कुल बात ये सही है। और इनका जो प्रमुख ग्रंथ है वो वक्रोक्ति जीवितम ही माना जाता है। और कुंतक ने औचित्य को वक्रोक्ति का अनिवार्य तत्व माना है, ये बात भी बिल्कुल सही है। और इन्होंने कुंतक ने वक्रोक्ति के 8 नहीं कितने भेद माने हैं? 6 भेद है वो स्वीकार किए हैं। काव्य शास्त्र में अगर आगे देखें तो वक्रोक्ति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वो आचार्य भामा ने किया था। किसने किया था? आचार्य भामा ने वो वक्रोक्ति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग काव्य शास्त्र में किया है। भामा वक्रोक्ति को अतिशयोक्ति के रूप में मानते हैं और भामा जो है वक्रोक्ति को समस्त जो अलंकार है उसमें सर्वस्व या मूल जननी मानते हैं भामा। अब देखिए उन्होंने जो 6 भेद माने थे कुंतक ने वक्रोक्ति के, वो कौन कौन से हैं इसको थोड़ा देख लेते हैं। पहला है वर्ण विन्यास वक्रता, वर्ण विन्यास वक्रता। दूसरा है पद पूर्वार्ध वक्रता। तीसरा है पद परार्ध वक्रता। चौथा है वाक्य वक्रता। पांचवा है प्रकरण वक्रता और छठा है प्रबंध वक्रता। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखती है। चलिए अगला, गला बहुत ज्यादा खराब है। अगला जो प्रश्न है, रस निष्पत्ति और साधारणीकरण के संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो साधारणीकरण का सिद्धांत वस्तुतः भट्ट लोलट की देन है। उत्पत्तिवाद के अनुसार रस का विभावादि के साथ उत्पाद्य उत्पादक भाव संबंध माना गया है। अभिधा से काव्य का अर्थबोध होने के बाद भावकत्व व्यापार द्वारा विभावादि का साधारणीकरण होता है। शंकु का रस निष्पत्ति सिद्धांत अनुमितिवाद कहलाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर 1 नंबर विकल्प हो जाएगा, क्योंकि साधारणीकरण का सिद्धांत वस्तुतः भट्ट लोलट की देन नहीं है, यह है भट्ट नायक की देन। किसकी है? भट्ट नायक की देन है, वो साधारणीकरण सिद्धांत की मानी जाती है। ठीक है, और इनके जो अगला विकल्प है उत्पत्तिवाद के अनुसार रस का विभाव आदि साथ उत्पाद्य उत्पादक भाव संबंध माना गया, ये बात सही है। अभिधा से काव्य का अर्थबोध होने के बाद भावकत्व व्यापार द्वारा विभावादि का साधारणीकरण होता है। इन्होंने भट्ट नायक ने काव्य की 3 प्रक्रिया मानी है, 3 व्यापार माने। कौन कौन से माने? इसमें दिया हुआ है। एक तो है अभिधा। अभिधा से क्या होता है? काव्य अर्थ की प्रतीति होती है। और दूसरा है भावकत्व, उससे होता है साधारणीकरण। और तीसरा होता है भोजकत्व। भोजकत्व से रस का भोग होता है, रस का भोग होता है। तो इससे संबंधित एक प्रश्न है वो इस पहले वाले जो पेपर को हमने हल किया था उसमें पूछा गया था, क्योंकि उसमें थोड़ा वो प्रश्न है वो डिलीट कर दिया था। लेकिन ये है वो आचार्य भट्ट नायक ने काव्य के संदर्भ में 3 व्यापार माने हैं। अभिधा से काव्य की प्रतीति होती है, भावकत्व से साधारणीकरण होता है, और भोजकत्व से क्या होता है कि उससे रस का भोग है वो होता है। तो ये इस प्रश्न का विकल्प है वो 1 नंबर है वो सही इसका उत्तर हो जाएगा। तो हमें ये चीज ध्यान है वो रखनी है। चलिए अगला जो प्रश्न है 87 नंबर। अगला प्रश्न है इसमें कि अनुकरण के सिद्धांत की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? तो अनुकरण की दृष्टि से अरस्तु का मत प्लेटो के मत से भिन्न है। अरस्तु शुद्ध प्रतिकृति को मानते हैं, भावनामय और कल्पनामय अनुकरण को नहीं। अनुकरण को नया अर्थ प्रदान करना, अरस्तु ने कला का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित कर किया है। अरस्तु कला को प्रकृति की अनुकृति मानते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2 नंबर विकल्प।
अनुकरण की दृष्टि से अरस्तु के गुरु जो प्लेटो थे, उनका मत है वो दोनों का भिन्न माना जाता है। और अरस्तु ने अनुकरण के अर्थ में कहा है कि हूबहू नकल नहीं होती है। इसमें कहा गया था कि कविता या कला की अनुकृति है, एकदम नकल ये नहीं है, और ये उसकी सर्जना की नकल है। चलिए अगला जो प्रश्न है, लॉन्जाइनस के उदात्त की दृष्टि से कौन सा कथन गलत है? तो पहला है, महान धारणाओं की क्षमता तथा भावावेश की तीव्रता उदात्त तत्व के अंतरंग पक्ष माने गए हैं। अंतरंग पक्ष को लॉन्जाइनस ने जन्मजात माना है। उसके अलावा अलंकार योजना को उदात्त तत्व का विरोधी माना गया है। और अगला जो विकल्प है कि उत्कृष्ट भाषा उदात्त तत्व का बहिरंग पक्ष है, तो इस प्रश्न का 3 नंबर विकल्प है वो सही हो जाएगा। अलंकार योजना को उदात्त तत्व का विरोधी नहीं माना गया है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अगला जो प्रश्न है, आज का अंतिम प्रश्न है, थोड़ा गला खराब होने की वजह से बस ये अंत के प्रश्न है वो थोड़े जल्दी में कर रहा हूँ। मार्क्सवाद से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? कार्ल मार्क्स का सिद्धांत द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के नाम से प्रचलित है। इनमें लोकमंगल और मानवतावादी पक्ष पर बल दिया जाता है। कला और साहित्य के क्षेत्र में मार्क्सवाद व्यक्तिवादी दृष्टिकोण के स्थान पर समाजवादी यथार्थ की प्रवृत्ति को प्राथमिकता देता है। और अगला जो विकल्प है इसमें कि मार्क्सवाद के अनुसार समाज में कला का पहले स्थान और श्रम का उसके बाद है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 4 नंबर विकल्प। मार्क्सवाद के अनुसार समाज में कला का स्थान पहले और श्रम का उसके बाद में, ये बात उन्होंने गलत कही है इसमें विकल्प के अनुसार। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने श्रम को सबसे पहले में तो माना है। तो मार्क्स का जो सिद्धांत है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद माना गया है। आज के वीडियो में इतने ही प्रश्न हैं। अगर जो वीडियो आएगा उसमें अगला जो पोर्शन होगा जिसमें व्याकरण और कुछ प्रश्न पीछे बचे हुए हैं उनको लेकर आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।